मैं अथर्वा आप सभी का स्कूल फ्रॉम होम में स्वागत करता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सभी बचपन से किसी न किसी माध्यम के द्वारा हिंदी से जुड़े हुए हैं, क्यों ना वो टीवी के माध्यम से हो, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हो, या हो सकता है हम दैनंदिन वार्तालाप भी हिंदी में क्यों ना कर रहे हो। आज 50 मार्क्स हिंदी यानी कॉम्पोजिट हिंदी और फुल 100 मार्क्स हिंदी का मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे मिसेस सोनाली सिंघम मैम उपस्थित है। मैम 23 सालों से MIT स्कूल में बच्चों को तो पढ़ा ही रही है, साथ ही साथ वो बोर्ड में भी कार्यरत है। मैं अब मैम से विनती करता हूँ कि वो हमें मार्गदर्शन दे। थैंक यू। थैंक यू अथर्व। जैसे कि अथर्व ने कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। तो सचमुच हिंदी राजभाषा जो बनी है वो इसलिए क्योंकि वो सबसे सुनने में समझने में सरल भाषा है। हम बहुत आसानी से उसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम परीक्षा की बात करें, है ना, तो हिंदी जितनी बोलने में आसान है, कभी कभी उतनी वो लिखने में कठिन हो जाती है। तो आज मैं आपको पेपर 10वीं का पेपर कैसे सॉल्व करना, इसके बारे में बताने से पहले 2 मिनट में इसके बेसिक के बारे में आपको बताना चाहूँगी, जिस पर ये भाषा टिकी हुई है। कि मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जैसे आप लोग अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बचपन में आपको फोनिक सिखाया जाता है। उसी प्रकार हिंदी भाषा जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से हमारे SSC में कक्षा 5वीं से हिंदी भाषा शुरू होती है। तो जब आप कक्षा 5वीं में आते हैं तो उस समय आपके हिंदी शिक्षक आपको स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन ही वो जादू की छड़ी है जिसके द्वारा आप हिंदी को सही तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वे एक प्रकार से ये फोनिक होते हैं कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। तो इन स्वर को जब हम व्यंजन के साथ डालते हैं तभी शब्दों का निर्माण होता है। तो ये फोनिक आपके पक्के होने बहुत ज़रूरी है कि जब आप पेपर लिख रहे हो उस समय, क्योंकि आप पेपर लिख देते हो लेकिन आपके ज़्यादातर अंक जो जाते हैं वो आपके स्पेलिंग मिस्टेक में जाते हैं। मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होती है, आपको क्या लिखना है ये भी समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब आप वो उन बातों को लिखते हो तो उसमें इतनी ज़्यादा मात्राओं की गलतियाँ होती हैं कि वो लिखा हुआ अच्छा होने के बावजूद भी उसमें मार्क्स कट जाते हैं। तो 2-4 बातें, अभी तो मैं आपका पूरा बेसिक नहीं करा सकती, लेकिन 2-4 बातें हैं जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि पेपर लिखते समय आप हो सके तो इन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो ई की मात्रा में होती है, और मोस्टली जो छोटी की और बड़ी की, जैसे क में छोटी की मात्रा, उसका प्रोनाउंसिएशन ही कैसा है, की, और क में बड़ी की मात्रा दूसरी की जिसे कहते हैं हम की। तो इन 2 की का प्रयोग पेपर लिखते समय बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको एक नियम ध्यान रखना है कि 2 वाक्यों के बीच में जब की आती है तो हमेशा पहली की होती है, क्योंकि वो कंजंक्शन की होती है, और 2 शब्दों के बीच में जब की आती है तो वो दूसरी की होती है, जो हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय भी होती है। तो 2 वाक्यों के बीच में, मतलब जैसे कवि कहते हैं, एक वाक्य, मेरा देश महान है, दूसरा वाक्य। अब इसको जब हम जोड़ रहे हैं कंजंक्शन के रूप में कि कवि कहते हैं कि मेरा देश महान है, मतलब पहली की आ गई। और अगर हम कहते हैं ज्ञान की बातें, है ना, तो ज्ञान और बातें, इनके बीच में जो की आई है वो हमेशा दूसरी होगी। तो ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट वाली बात है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आपकी गलतियाँ कम होगी कि कंजंक्शन की हमेशा पहली की होती है, 2 शब्दों के बीच में आने वाली की दूसरी होती है। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आप
बहुत बार पत्र लिखते समय या बहुत जगह मैं शब्द का उपयोग होता है और 90% बच्चे वहाँ पर मैं लिखते हैं। मैं शब्द में 2 मात्राएं आती हैं और एक अनुस्वार आता है, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन ही कैसा है, मैं, है ना। हाँ, आप लिखते हो मैं। अब हम जब आप बोलते हो तब बराबर बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन आप लिखते हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वहाँ आपकी गलती हो जाती है। और तीसरी मोस्टली जो मुझे ध्यान में आती है गलती बच्चों की, कि है और हैं, इसमें उन्हें अंतर समझ में नहीं आता। तो जब सिंगुलर है ना, कि एक वचन वाला वाक्य है कि राम स्कूल जाता है, लेकिन अगर हम बहुवचन में कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उसका आपको, अभी हम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे तो है और है आराम से बोलते हैं, लेकिन चूंकि आपके लिए हिंदी कठिन जाती है, इसलिए आप जब भी है शब्द का उच्चारण करते हैं तो देखो क्लियरली है और हैं, है ना। और आदर सूचक जब वाक्य होते हैं तब भी हैं का प्रयोग होता है। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों के उच्चारण, और जब भी लिखते हो तो मन में प्रोनाउंस करो। जब मन में आप प्रोनाउंस करोगे तो अपने आप मात्राएं आपकी गलत है कि सही है ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम छोटी मात्राओं पर जोर नहीं देते, बड़ी मात्राओं पर जोर देते हैं। हम बोलते हैं पिता, हमने इसमें जोर नहीं दिया है, लेकिन हम बोलते हैं पीता, मतलब ये मेरे पिता हैं, है ना, और वह पानी पीता है। तो देखो आपने पिता में प्रेशराइज नहीं किया मात्रा को, तो वो जहाँ पर भी हम प्रेशराइज नहीं करते वो पहली मात्राएं होती हैं, जहाँ हम प्रेशर देते हैं वो दूसरी मात्राएं होती हैं। तो ये बेसिक है, इसीलिए हमेशा बोलकर थोड़ा लिखना चाहिए, लाउड रीडिंग करना चाहिए। अभी आप 10वीं में हैं, अभी आपको बहुत अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो पोर्शन है उसी की जब आप तैयारी करते हो तो इन बातों का ध्यान रखो। अब हम चलते हैं आपके संयुक्त हिंदी के पेपर की तरफ, कि आपको इन पेपर की, मतलब इस विषय की तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाहूँगी कि 40 अंकों का जो पेपर है वो बहुत ही आसान है। पहले प्रश्नोत्तर हुआ करते थे, लेकिन आज जो पेपर का प्रारूप है उसमें प्रश्नोत्तर नहीं है, तो ये बहुत आसान है। लेकिन आसान होने के बावजूद आपको इस पेपर को सिर्फ थोड़े से ध्यान से करना है। इसकी तैयारी करते समय जिन बातों पर ध्यान देना चाहिए उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी, कि आपका पार्ट 1 जो होता है सबसे पहले वो गद्य खंड का होता है ना। और गद्य खंड आपके मतलब पूरे जो चैप्टर्स हैं उसमें से 2 गद्य खंड आपसे पूछे जाते हैं 6-6 अंक के लिए। तो अब गद्य खंड की तैयारी के लिए क्या किया जाए, है ना, इतने सारे चैप्टर्स हैं, आप कैसे इसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं आपसे ये कहूँगी कि उन पाठों का जो लेसन्स हैं उनकी आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग कैसी होनी चाहिए कि आप पहले से तो तैयारी करते नहीं हो। हिंदी को जनरली बहुत बाजू में रखा जाता है क्योंकि हिंदी सबको बहुत आसान लगती है। तो मेरी आपसे सलाह है कि पहली रीडिंग किसी भी चैप्टर की आप अपने विषय शिक्षक के साथ करते हो, है ना, और वैसे ही करो आप, वो ही अच्छा तरीका है। क्योंकि जब आपके विषय शिक्षक, आपके सब्जेक्ट टीचर आपको जब वो पाठ पढ़ाते हैं तो वो एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। और जनरली मेरे अनुभव के हिसाब से, जितना मैं शिक्षकों को जानती हूँ उस हिसाब से मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि शिक्षक जब पाठ पढ़ाते हैं तो वो एक एक पैराग्राफ को जब आपको एक्सप्लेन करते हैं उस समय वो आपको कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं, है ना, और उसमें कौन सी व्याकरण आ रही है, उपसर्ग है, प्रत्यय है ना, विरोधी शब्दों की जोड़ी है, शब्द युग्म है। जनरली एक टीचर जब आपको पढ़ाती है तो वो इन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए पढ़ाती है। तो कभी भी और हमेशा
अपनी किताब अपनी सबसे अच्छी दोस्त होनी चाहिए, कि आपके हाथ में पेंसिल हो, जो कठिन शब्द, जो व्याकरण शिक्षक बता रहे हैं आप उन्हें अंडरलाइन करो, साथ साथ में लिखते चले जाओ। मतलब उस पुस्तक से, उस पाठ से आपकी दोस्ती होते जाती है। और दूसरी बात, आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, मेंटली एब्सेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन यहाँ सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो पहली रीडिंग अगर आपके टीचर के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ हो गई तो समझ लो कि वो पाठ आपका काफ़ी हद तक आपके दिमाग में क्लियर हो गया। तो इस प्रकार जब पाठ क्लियर हो गए तो ऑटोमेटिकली देखो आपके 12 अंकों की तैयारी इन पाठों पर निर्भर करती है ना। गद्य के 2 खंड आपसे पूछे जाते हैं, तो जिसमें पहला प्रश्न जो होगा वो संजाल पूर्ण करो, तो वो आपके पैसेज पे ही है। 2 मार्क्स का जो है वो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इस 2 अंकों की व्याकरण आपको क्या पूछी जाने वाली है, तो वहाँ पर है आपके उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, लिंग, वचन, समानार्थी, विरुद्धार्थी और तद्धित और कृदंत आपको दिया है पोर्शन में। लेकिन आज तक इतने सालों से जो पेपर पूछे गए हैं उसमें तद्धित और कृदंत नहीं पूछे जाते। तो ये जो ग्रामर पार्ट है ये बहुत आसान है। इसमें आपको अलग से तद्धित, ये समानार्थी, विरुद्धार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब हम 8वीं 9वीं इन सब कक्षाओं में हम कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 अंकों का आपका स्वमत होता है। इस बार स्वमत आपको तैयार करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस पाठ के आधार पर आपका पैसेज पूछा गया है जनरली उसी से रिलेटेड आपका स्वमत होता है। कि सपोज अगर राजेंद्र प्रसाद जी का पाठ पूछा गया तो जो स्वमत आएगा वो वेशभूषा से संबंधित ही आएगा, कि व्यक्तित्व की पहचान वेशभूषा होती है ना, वेशभूषा का कितना महत्व होता है, मतलब इस तरीके से पाठ के आधार पर आपका स्वयं मुख्य जो कंसेप्ट है उस पाठ के पीछे उसके आधार पर स्वमत होता है। तो स्वमत के लिए आपको अपने विचारों को रखना होता है। तो अगर आपको जब टीचर ने पाठ पढ़ाया है नेचुरली वो उसके मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालती है, उससे संबंधित समस्याओं पर, है ना, उसमें क्या क्या बातें आनी चाहिए, तो उन्हीं बातों के आधार पर आपको स्वमत की तैयारी करनी है। स्वमत के लिए आप किताबों की भी मदद कर सकते हैं, उसमें से आप पढ़कर फिर उसे आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो स्वमत आपके पूरे पाठ में, पूरे प्रश्न पत्र में सबसे अधिक हर प्रश्न के लिए स्वमत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपके गद्य खंड के लिए आपके जो 12 अंक हैं, इसके बाद हम चलते हैं पद्य खंड की तरफ जिसमें कविता पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कविताओं की जब तैयारी कर रहे हैं तो उस समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये है कि उसका भावार्थ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, और भावार्थ ऐसा समझ में आए कि आप उन्हें अपने शब्दों में लिख सकें। भावार्थ कभी भी याद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए भावार्थ को समझते समय उसके कठिन शब्दों के अर्थों का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। भावार्थ एक बार समझ में आ गया तो आपके प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपके कैसे हैं कि उस कविता के आधार पर आपको एक संजाल पूछा जाएगा और 2 अंकों का आपको सरल अर्थ है, तो उसके लिए आपका भावार्थ पक्का होना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से आप बार बार विनती करके कि मैम मुझे इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आया, मतलब आप पूछ सकते हो। तो भावार्थ पक्का हो गया तो 2 अंक का भावार्थ और संजाल कविता के आधार पर ये प्रश्न है। इसके बाद हमारा तीसरा खंड है, 2 आपके जो पद्य खंड पर आधारित है, 4-4 अंकों के ये प्रश्न है, तो ये पद्य खंड हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपका व्याकरण का विभाग आता है। व्याकरण के लिए पहले अंक अधिक थे और अब आपके व्याकरण के लिए टोटल 8 अंक हैं, ठीक है। और जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला प्रश्न है आपका मानक वर्तनी का। तो मानक वर्तनी का पहले ही बोलते हैं ना, हम अभ्यास या पढ़ाई करते समय किसी भी चीज़ का सबका ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पाठ्य पुस्तक में जो
एक्सरसाइज दी हुई है, क्योंकि हम बोलते हैं एसएससी बोर्ड के लिए पाठ्य पुस्तक एक गीता और बाइबल के समान है कि आप उसकी तैयारी, तो उसमें जो भी मानक वर्तनी से संबंधित एक्सरसाइज दी हुई है पहले आप उसकी प्रैक्टिस करो, और ग्रामर बुक में जो आपको अलग से और शब्द दिए हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर ग्रामर का आपका दूसरा क्वेश्चन होता है अव्यय का। अव्यय में आपको उसके भेद नहीं बताने, आपको जो अव्यय दिया है उसका आपको डायरेक्ट वाक्य प्रयोग करना है। फिर उसके बाद संधि का प्रश्न है। संधि बहुत ही डिफ़िकल्ट जाता है, तो मेरी आपसे सलाह है कि 1 अंक की संधि है और उसके लिए आपको बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। संधि के आपको संधि विच्छेद करना है या संधि बनाना है और संधि के भेद बनाना है। तो उसमें सिर्फ आप एक नियम ध्यान रखो कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर मतलब क्या होता है, तो अ प्लस आ ऐसे स्वर होता है। तो जब हम संधि का विच्छेद करते हैं, जहाँ विच्छेद हो रहा है वहाँ स्वर पर प्रेशर आता है। जैसे हम बोलेंगे परोपकार, तो जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो पर प्लस उपकार, ओ पे हम प्रेशर दे रहे हैं जो स्वर है। अगर हम व्यंजन मतलब सम प्लस मान, तो हम म जहाँ से ब्रेक हो रहा है वहाँ व्यंजन पर प्रेशर दे रहे हैं, तो वो व्यंजन है। और विसर्ग में 2 डॉट होते हैं। तो 1 अंक के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम इसे डिटेल में पढ़ने जाएं तो आपका समय भी बहुत जाएगा। आप इस शॉर्टकट तरीके से संधि की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है काल। काल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काल का एक एक्चुअली आप कभी मतलब उसके लिए मुझे टाइम ज़्यादा लगता है। काल का एक टेबल होता है, उस टेबल में उसके नियम दिए होते हैं, जैसे ता है, ती है, ते है सामान्य वर्तमान काल, रहा है, रही है, रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल, आ है, ई है, ए है पूर्ण वर्तमान काल। तो ये ट्रिक्स होते हैं काल के। इस तरीके से आप इसके रूल जो है नियम लिख के रख लेंगे तो अपने आप काल परिवर्तन करना, काल के भेद पहचानना दोनों आपके लिए आसान जाएगा। तो इसके लिए आपका टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है आपका मुहावरे। तो मुहावरों का या तो अर्थ लिखिए या मुहावरों का चयन कीजिए। तो वाक्य में चयन करके फिट करना ज़्यादा आसान जाता है कि आपके सामने वाक्य है, बस आपको कौन सी जगह पे वो मुहावरा सूट होता है वो वहाँ पर फिट करना है। फिट करते समय क्रिया बदलती है, वो ध्यान रखना है। वाक्य के हिसाब से मतलब वाक्य के हिसाब से क्रिया का वहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए। देन उसके बाद आपका वाक्य के प्रकार है। वाक्य के प्रकार एक है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो 2 अर्थ के आधार पर बहुत ही आसान है। आपको भी मालूम है कि सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये जो है वाक्य यही इंग्लिश में है और यही हिंदी में है। तो एक बार आपको ये सारे वाक्य इनके साथ में आप जब इंग्लिश में नाम जोड़ देते हो तो आपको ये वाक्य बहुत आसान जाते हैं। डिफ़िकल्ट जाते हैं आपको रचना के आधार पर, तो वो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। रचना के आधार पर जो वाक्य है उसमें पहला वाक्य जो होता है सरल होता है, मतलब उसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब वो सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य। दूसरा आपका होता है मिश्र वाक्य। उसका सिंपल एक रूल है कि फर्स्ट सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कि जैसे जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, अगर हम बोलेंगे जब वह आएगा तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है जब तक इसमें आगे का सेंटेंस नहीं जुड़ेगा। तो ये सरल वाक्य की मिश्र वाक्य की पहचान है। और तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जो होता है वो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे राम स्कूल नहीं आया एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और वह बीमार है ये दूसरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, और इसको हम की से जोड़ देंगे तो ये कहलाता है संयुक्त वाक्य। प्रैक्टिस से ये वाक्य अपने आप आपको आ जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका ग्रामर का पार्ट है जो कि बहुत आसान है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इसके सारे अंक मिल जाएंगे। अब सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो आपको जाता है जनरली वो होता है आपका लेखन विभाग का, है ना, और इसमें टोटल आपके 12 अंक हैं। पहला प्रश्न जो होता है वो पत्र लेखन का है, और पत्र लेखन का
पिछले सालों से उसका पैटर्न जो है वो बदल गया है। तो वो आपकी एक्चुअली टेक्स्ट बुक में उसका पैटर्न दिया हुआ है कि अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ पर सब कुछ आपका अभी मार्जिन के पास ही लिखा जाता है। पहले हम राइट साइड में लिखते थे, अब हम राइट साइड में नहीं लिखते, अब सब कुछ मार्जिन के पास लिखा जाता है, उसी से जोड़कर लिखा जाता है। पहले दिनांक आती है, उसके बाद प्रति, है ना, उसका एड्रेस, है ना, फिर उसके नीचे विषय है, फिर उसके बाद संबोधन है ना, फिर पत्र की समाप्ति होती है। फिर आपको उसमें कुछ नियम है, आपके टीचर ज़रूर आपको बताते हैं कि जब हम किसी औपचारिक पत्र को लिखते हैं तो वहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं वो भवदीया शब्द का उपयोग करती हैं छात्राएं, और छात्र जो होते हैं वो भवदीय शब्द का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 50% बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाभिलाषु, है ना, ऐसे दूसरे शब्दों का, शहर का जिम्मेदार नागरिक, ऐसे सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड में आपसे सिर्फ भवदी या भवदिया, हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल को, अपने क्लास टीचर को, है ना, इन लोगों को जब आप पत्र लिख रहे हो तब आपको उनका मतलब आप उनके आज्ञाकारी माने जाते हो ना। ब्लैक एंड वाइट में तो भी आप टीचर, पेरेंट्स इनके आज्ञाकारी माने जाते हो, तो इसलिए हमेशा इनके साथ लिखते समय आपका आज्ञाकारी या आपकी कारिणी ऐसे आपको लिखना है। लेकिन दूसरे किसी भी दफ्तर या कोई भी ऑफिशियल आप लेटर लिख रहे हैं तो वहाँ पर भवदीय या भवदिया शब्द ही आना चाहिए। और ये लिखने के बाद अब जो नया पैटर्न है उस हिसाब से आपको फिर से अपना नीचे पूरा नाम, है ना, नाम जैसे सपोज रमेश पटेल, ये पूरा सरनेम के साथ, फिर उसके नीचे वाली लाइन में उसका एड्रेस, अगर एड्रेस नहीं भी दिया है तो एक काल्पनिक एड्रेस आपको लिखना होता है। और मैं तो बोलती हूँ कि एकदम सिंपल, रामनगर, गली नंबर 3, है ना, नासिक, ऐसे बना लो तो आसान जाता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। संक्षिप्त में आपको अपना एक काल्पनिक एड्रेस तैयार रखना चाहिए। और उसके नीचे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब आपसे ईमेल आईडी लिखना मतलब अपेक्षित है। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक और गलती कर देते हैं कि जब वो प्रति का एड्रेस लिखते हैं, मतलब जिसे पत्र लिखा जा रहा है ना, तो वहाँ पर ईमेल आईडी बना देते हैं। तो वहाँ आपको ईमेल आईडी बिल्कुल भी नहीं लिखना है। पत्र लिखते समय एक और बात ध्यान रखना है आपको कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका एक डेजिग्नेशन होता है। जैसे हम बोलते हैं श्रीमान प्रधान अध्यापक, है ना, श्रीमान जिला अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा मंत्री, व्हाटएवर, जिसे भी आप लिख रहे हैं उस डेजिग्नेशन को लिखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप एड्रेस के साथ पत्र नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा जब आप विषय लिखते हैं तो विषय लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि विषय हमेशा आपका संक्षिप्त होता है, फुल सेंटेंस में नहीं होता। बच्चे 90% बच्चे लिखते हैं कि बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र लिखता हूँ। नो, नेवर, कि बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत करते हुए पत्र, है ना, 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। इस तरीके से आपका विषय हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए। ओके। और उसके नीचे वाली लाइन में वहाँ पर एक और गलती जो आपसे होती है, स न न न वी वी आई थिंक समथिंग आप लिखते हो, तो स न न न वी वी हिंदी में बिल्कुल भी नहीं आता। वहाँ पर आपको कैसे लिखना है, माननीय महोदय, है ना। तो ये जो बेसिक है इन बातों की, क्योंकि नेचुरली आप मराठी में भी ये चीज़ें सीखते हो तो वो मराठी बातें यहाँ पर आ जाती हैं। तो स न न वी वी और वो सब नहीं लिखना है आपको। और हाय, हेलो, नमस्ते ऐसे भी नहीं लिखना है, सादर प्रणाम भी नहीं लिखना है। माननीय महोदय
कॉमा और उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज में औपचारिक पत्र जब भी आप लिखते हैं तो आपको औपचारिक भाषा का उपयोग करना है। नहीं तो आप नमस्ते जिला अधिकारी जी, आप कैसे हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, इस तरीके से अनौपचारिक बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका अनिवार्य प्रश्न है जो 4 अंकों का है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि हमेशा आप औपचारिक पत्रों की तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें हर पॉइंट पर आपको मार्क्स मिलते जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में बहुत सारे मार्क्स मतलब आपके स्पेलिंग मिस्टेक में चले जाते हैं और शिक्षक चाह के भी आपको अच्छे अंक नहीं दे पाते। यहाँ कंपलसरी विषय पे मार्क्स होते हैं, संबोधन पे होते हैं, हर चीज़ पे मार्क्स होते हैं। तो आप औपचारिक पत्रों की तैयारी कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट जो प्रश्न है वहाँ पर 3 चीज़ें बोर्ड ने कही है, 3 बातों की आपको तैयारी करनी है। अगर आपको ऑप्शन आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर एक पहला प्रश्न है कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाता है जिस पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। तो उस अपठित गद्यांश पर आपको सबसे पहली बात, मैं इतने सालों से एज ए एग्जामिनर ऑल्सो मैंने जब भी पेपर चेक किए हैं तो जो मिस्टेक्स मेरे सामने आती है कि बच्चे क्या करते हैं, वो प्रश्नों का तो निर्माण करते ही हैं लेकिन साथ में उत्तर लिख देते हैं जो कि बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है और उसके लिए आपके मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर वहाँ पे आपके एटलीस्ट 1 मार्क तो कट कर देगी कि आपसे जो पूछा नहीं है आपने वो लिख दिया है, उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न कभी भी प्रश्नवाचक सर्वनाम से न बनाए जाएं। क्या, कौन, कैसे, कितना, ये सारे शब्द जो हैं ये प्रश्न के निर्माण के समय शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। संज्ञा से प्रश्न बनाए जाने चाहिए कि हम जैसे वे क्या पहनते थे, अगर आप ऐसे बोलोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, है ना। कि सपोज गांधी जी क्या पहनते थे, तो गांधी जी जैसे उस पैसेज में हो सकता है गांधी जी टोपी पहनते थे, व्हाटएवर। तो संज्ञा से प्रश्न बनाने हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम से भी नहीं बनाने हैं आपको प्रश्न। और प्रश्न का निर्माण करने के बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है कि बच्चे वहाँ पर भी गलती कर देते हैं, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। उसके लिए बोर्ड के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए गए तो सीधे हाफ मार्क आपके कट हो जाएंगे, वो प्रश्न माने ही नहीं जाते। और इसी प्रश्न में आपको दूसरा ऑप्शन है कि आप कहानी लिखिए। कहानी लिखना बहुत आसान है लेकिन बशर्ते उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कहानी लिखते समय एक साधारण उसकी रूपरेखा, जनरली बच्चे स्टार्ट करते हैं और एंड कर देते हैं कहानी का, तो कहानी इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखी जाती। कहानी लिखने के नियम होते हैं। कहानी हमेशा 3 पैराग्राफ में लिखी जाती है। उसका एक टाइटल होता है, उससे मिलने वाली सीख आपको लिखनी होती है। और 3 पैराग्राफ में भी जब आप लिख रहे हैं तो पहला पैराग्राफ, ये एक ट्रिक है आपकी कहानी लिखने की, जो अगर आपको समझ में आ गई तो कहानी लिखना कभी भी कठिन नहीं जाएगा। कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या चल रहा था उसके बारे में आप मेंशन करते हो कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, 2 मित्र थे, ऐसा था, व्हाटएवर, What was going on, कि क्या चल रहा था। और सेकेंड पैराग्राफ में हमेशा आपको लिखना है कि कोई प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और थर्ड पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम का क्या परिणाम हुआ। इस प्रकार इन 3 पैराग्राफ्स में ये कहानी बढ़ती है और उसके बाद उससे जो सीख मिलती है वो आपको लिखनी होती है। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप कहानी लेखन की तैयारी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है विज्ञापन लेखन का। तो विज्ञापन भी आसान है लेकिन उसमें भी आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बहुत सारे पिक्चर्स बनाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आप कोई राइमिंग लाइन उसके लिए तैयार कर सकते हैं। छोटा सा एक साइड में आपने पिक्चर बनाया तो ठीक है, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है ना। जिस विषय से संबंधित है उस विषय से संबंधित जो जानकारियां हैं कि शॉप कहाँ पे, दुकान नंबर, गली नंबर, वो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। और आप जिस चीज़ का विज्ञापन कर रहे हैं उसकी विशेषताओं के बारे में
आपको प्रकाश डालना है। कि सपोज़ आप किसी आइसक्रीम के बारे में आप विज्ञापन कर रहे हैं, तो उस आइसक्रीम की कितनी प्रकार से उस किस्म की है, आपकी दुकान की विशेषता क्या है, कि आप जन्मदिन के समय भी आप ऑर्डर लेते हो, जन्मदिन के लिए भी, है ना, ऐसे आप उसके विषय, या एक पर एक फ्री है ना, या आपने एक पैकेट लिया तो 20% एक्स्ट्रा है, ऐसी कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालना ज़रूरी होता है विज्ञापन में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के आप विज्ञापन लिख सकते हो। तो ये जो 4 अंक का आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें आपके सामने 3 ऑप्शन है और आपको इन तीनों की तैयारी करनी है। बोर्ड हो सकता है आपको तीनों में ऑप्शन दे, हो सकता है आपको 2 में ऑप्शन दे, या हो सकता है आपको 1 पूछे। तो इन तीनों की तैयारी आपको अपनी रखनी है। और इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न होता है निबंध लेखन का। निबंध लिखते समय मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि निबंध के अलग अलग प्रकार हैं, कि जैसे आत्मकथनात्मक होता है, विवरणात्मक होता है ना, तो काल्पनिक होते हैं और वैचारिक होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के निबंध होते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि कभी भी निबंध के विषयों का चुनाव करते समय काल्पनिक निबंध का जनरली बच्चे काल्पनिक निबंध का चुनाव करते हैं, कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं ये होता, वो होता, और उसमें सब बकवास लिखी जाती हैं। तो इन काल्पनिक निबंधों का वेटेज ही कम होता है। हमेशा निबंध का चुनाव करते समय पहला प्रेफरेंस जो दिया जाना चाहिए वो होता है वैचारिक निबंध का। वैचारिक निबंध जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो। वैचारिक निबंध लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी वैचारिक निबंध को लिखते समय पहला पैराग्राफ जो होता है वो प्रस्तावना का होता है। आप इस तरीके से किसी निबंध को लिखते हो तो वो निबंध अपने आप ही सही तरीके में हो जाता है, कि आप पहले में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, दूसरे पैराग्राफ में आपने उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए उस विषय से। सपोज़ हम विज्ञान को अगर हम लेते हैं तो विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम कैसे पहले गुफाओं में रहते थे, आज हम कैसे चंद्रमा तक पहुंच गए, है ना। विज्ञान मतलब क्या, V+ ज्ञान मतलब किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान मतलब विज्ञान कहलाता है। तो ये सब इंट्रोडक्शन में आपका आ गया। सेकेंड पैराग्राफ हमेशा उस विषय से संबंधित पॉजिटिव पॉइंट्स, मतलब विज्ञान से होने वाले एक्चुअल सारे फ़ायदे वहाँ आ गए। और थर्ड पैराग्राफ मतलब उस विषय से संबंधित नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब जितने नुकसान हैं हमें, क्या क्या मुश्किलों का, जैसे अभी आप उसमें मिसाइल से लेकर परमाणु बम तक की नेगेटिव बातें उसमें आप डाल सकते हो। ये सब विज्ञान की देन है। और लास्ट पैराग्राफ हमेशा वैचारिक निबंध में कंक्लूजन के रूप में आप अपने विचार प्रकट करते हो, कि हम अगर बोलेंगे कि आज प्रगति की दौड़ में या प्रगति की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए विज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसके बिना प्रगति संभव ही नहीं है। लेकिन अगर हम विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण को ध्यान में रखकर करते हैं तो यही विज्ञान हमारे लिए वरदान बन जाता है, अन्यथा यही विज्ञान हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। तो ये आपके विचार, एंड वाला पैराग्राफ, उसमें कंक्लूजन में हमेशा आपके विचार आने चाहिए। आपके पास कुछ कोटेशंस होने चाहिए जो आप स्टार्टिंग में, बीच में, एंड में कहाँ पे फिट कर सकते हैं। और कोटेशन नहीं है तो आप स्टेटमेंट कुछ बना भी सकते हैं। कोई भी बात अगर हम लिख के, कि जैसे अगर हम भाषा का महत्व लिख रहे हैं तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, और भाषा मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ती है। ये किसी ने कहा है, नहीं कहा है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। इसे आप बोल्ड अक्षरों में लिख दीजिए, उसे अंडरलाइन कर दीजिए, ये एक कोट बन जाता है। तो इस तरीके से सिंपल कोट अपने आप बना के आप बीच बीच में डाल सकते हैं, कंक्लूजन में डाल सकते हैं, और इससे आपका निबंध प्रभावशाली बनेगा। हम मानते हैं ऐसा कि अगर निबंध आपको लिखना है तो पूरा बोर्ड की जो एक आंसर शीट होती है उसका वेटेज हमेशा 4 अंक का माना जाता है। तो आपके जितने अंक हैं, अभी संयुक्त वालों को 4 अंक ही है निबंध के लिए, तो उनके लिए 1 पेज काफ़ी है। लेकिन अगर हम इंटायर संपूर्ण हिंदी वालों की बात करें तो उन्हें इधर मतलब 7 अंक हैं, तो 4 और फिर आपको इधर का आधे से ज़्यादा थोड़ा पेज, इतना आपका मैटर होना ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी मुख्य बातें
किस तरीके से पेपर का जो बातें, मतलब संयुक्त के लिए भी ये उपयोगी है और संपूर्ण के लिए भी उपयोगी है। सिर्फ अंकों का फ़र्क है। जब हम गद्य की तैयारी करते हैं तो संयुक्त वालों के 6 अंक हैं, तो संपूर्ण वालों के 8 अंक हैं। 8 अंक में से 4 अंक उनको ये फ़ायदा है कि 4 अंक के प्रश्न उनके पूरे के पूरे पैसेज के आधार पे। 2 अंकों की उनकी ग्रामर है। ग्रामर वही है, शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी, विरुद्धार्थी, और 2 अंकों का उनका स्वमत है। तो इस प्रकार उनके जो 2 पैसेज हैं वो 8-8 अंक के हैं, और उनका एक 4 अंक का अपठित गद्यांश होता है। और उस अपठित गद्य जो टेक्स्ट बुक से नहीं होता, उस अपठित गद्यांश पर 2 अंकों का आपको संजाल आ जाता है और 2 अंकों का स्वमत। इसके अलावा जनरली या 2 अंकों का अगर संजाल नहीं पूछा तो उस पैसेज के आधार पर प्रश्न होते हैं, और 2 अंकों का उसी पैसेज के आधार पर आपको स्वमत पूछा जाएगा। अंडरस्टूड? तो गद्य खंड में यही फ़र्क है। पद्य खंड में अगर हम देखेंगे तो एंटायर हिंदी वालों को जो है उनमें उनको 4 अंकों का जो है वो प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंकों का जो है वो स्वमत पूछा जाएगा। तो जो पद्य खंड है एंटायर वालों का, उनके जो है वो पद्य के जो प्रश्न है वो 6-6 अंक के पूछे जाएंगे। तो जब 6-6 अंक के पूछे जा रहे हैं, उसमें 4 अंकों के प्रश्न कविता के आधार पर पूछे जाएंगे। तो चाहे कंपोजिट हो चाहे एंटायर हो, आपके लिए भावार्थ बहुत ज़रूरी है आपको समझ में आना। तो 4 अंक के प्रश्न कविता के आधार पर होंगे। मे बी सत्यासत्य लिखिए, समझकर उत्तर दीजिए, इस तरीके के। और यहाँ पर भी जैसे संयुक्त वालों को भावार्थ लिखना है, वैसे ही एंटायर वालों को भी 2 अंकों का भावार्थ कंपलसरी लिखना है। वो प्रश्न आने ही वाला है आपको। उसके बाद आपका इसमें जो एक्स्ट्रा प्रश्न है एंटायर हिंदी में, वो है आपकी कुछ कविताएं और कुछ पाठ पूरक पठन के रूप में दिए हुए हैं, और उस पूरक पठन पे आपके 8 अंक हैं और 4 अंक की, मतलब उस पूरक पठन में कविता भी है और पाठ भी है। तो कविता पे 4 अंक है और 4 अंक पाठ पर है। और इन पूरक पठन पर आपको ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है कि उसमें भी आपको सिर्फ 2 अंकों का संजाल होगा और उस पूरक पठन के आधार पर आपको स्वमत पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आपकी पूरक पठन के 8 अंकों की तैयारी जो है वो एक्स्ट्रा है। और इसके बाद आपका जो है वो है व्याकरण का विभाग। व्याकरण में जो आपको एक्स्ट्रा एंटायर हिंदी के लिए है, पहला प्रश्न जो है वो है शब्द भेद। तो शब्द भेद मतलब आपको एक सेंटेंस दिया है ना, कि राम स्कूल चला गया। अब इसमें शब्द भेद, सपोज राम को अंडरलाइन किया है तो वो संज्ञा है, चला गया अगर बोला तो वो क्रिया है ना, या माँ ने मोहन के लिए खाना बनाया, के लिए को अंडरलाइन किया है तो वो अव्यय है। तो शब्द भेद में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये पता होने चाहिए। उसमें से जिस चीज़ को अंडरलाइन किया हुआ है वो उस शब्द का आपको भेद बताना होता है। उसके बाद आपका अव्यय है, उसमें भी अव्यय सिंपल है, आपको सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है, उसके भेद आपको लिखने नहीं है। संधि, जैसे संधि सेम है, जैसे संयुक्त हिंदी में संधि है वैसे ही एंटायर हिंदी में है। तो संधि सिर्फ 1 अंक के लिए, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए। इसके बाद आपका अलग से जो प्रश्न है वो है सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ये जो है वो अलग ग्रामर है। और कारक, तो सहायक क्रिया अंत वाले जो शब्द होते हैं वो सहायक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का सिंपल रूल है आना और वाना अगर आपने जोड़ दिया, कि जैसे अगर हम बोलते हैं कि डोलना, डोलाना, डोलवाना, है ना, आना और वाना ही जोड़ना होता है, वो भी आसान है आपका। तो प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया बहुत आसान है। सहायक क्रिया एंड वाले वर्ड को आपने अंडरलाइन किया और आपने लिख दिया ये सहायक क्रिया है तो भी वो सही हो जाता है। कारक जो है, कारक आपको उसकी तैयारी करनी है, कर्ता ने, कर्म से, करण से, करण को, अपादान के लिए,
है ना। तो वो जो उसके नियम के साथ है वो अगर आप एक बार तैयार कर लेते हो तो कारक पहचानना भी आसान है। फिर वाक्य के प्रकार हैं, जैसे वाक्य प्रकार मैंने आपको संयुक्त हिंदी के लिए बताया, सेम वैसे ही यहाँ पर जो आपके सरल मिश्र संयुक्त रचना के आधार पर है और अर्थ के आधार पर है कि आज्ञार्थक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। तो वो डिटेल में ग्रामर है, उतना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन ये वाक्य के प्रकार भी बहुत आसान है। काल के लिए मैंने आपको कहा है कि आप एक टेबल बनाओ, उसके नियम लिख के लो और उस हिसाब से काल की तैयारी करो। इसके बाद आपका एंटायर हिंदी का रचना विभाग जो आता है, तो ऑलमोस्ट आपका जो चीज़ें संयुक्त हिंदी में ऑप्शन के रूप में थी यहाँ कंपलसरी है। जैसे अपठित गद्यांश के ऊपर प्रश्न बनाना वहाँ पर ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पर आपको कंपलसरी इसमें, तो आपको उसका फ़ायदा होता है। तो राइटिंग स्किल ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की है। जो नई यहाँ पर है वो है आपका वृत्तांत लेखन। तो वृत्तांत लेखन और कहानी लेखन में ऑप्शन होता है। तो वृत्तांत लेखन लिखते समय एक्चुअली वृत्तांत लेखन जो होता है वो आसान होता है, क्योंकि आपने जो जो चीज़ें देखी हैं आपके स्कूल में, सपोज़ आप चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट जब करते हैं तो आप कैसे देखते हैं कि पहले प्रिंसिपल आए, उनके साथ मेहमान आए, है ना, फिर उसके बाद स्वागत हुआ, फिर ये कार्यक्रम हुआ, है ना, फिर ऐसे जो मुख्य अतिथि हैं उन्होंने भाषण दिया, मार्गदर्शन किया, है ना, फिर बच्चों ने ये प्रतियोगिताएं प्रस्तुत की, फिर अंत में आपने राष्ट्रगीत के साथ मतलब जो भी सीक्वेंस में जो जो प्रोग्राम होता है उसे हम औपचारिक भाषा में लिखते चले जाते हैं, वो कहलाता है वृत्तांत लेखन। इसमें फ़र्क सिर्फ यही आता है, जैसे अभी आप 15 अगस्त का वृत्तांत लिख रहे हैं तो 15 अगस्त का वृत्तांत 16 अगस्त को आएगा, वो डेट होती है। उसमें स्कूल का नाम, जगह, समय ये मेंशन करना ज़रूरी होता है, और स्टेप बाय स्टेप जो जो प्रोग्राम हुआ है, ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये मुख्य अतिथि के रूप में आए, उन्होंने स्वतंत्रता का महत्व बताया, फिर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और उसके भी पहले आप देखते होंगे फ्लैग होस्टिंग हुआ। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है और वो औपचारिक भाषा में आपको लिखते चले जाना है। तो इस प्रकार आई होप मैंने आपकी जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसे कुछ अर्थों में सॉल्व की है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन बच्चों के लिए, ये यंगस्टर्स जो आज हमारे समाज के लिए ऐसे कोरोना के टाइम में कि जब बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए ये बच्चे आज अपने घरों से बाहर निकलकर ढूंढ कर ऐसे अनुभवी शिक्षकों से जोड़कर आपके लिए ये कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, ताकि आपको कहीं पे भी ये महसूस ना हो कि जो चीज़ें हमें स्कूल में नहीं मिल पा रही है तो वो घर में बैठकर हम कैसे उसे पाएँ। और आपकी बोर्ड परीक्षा है, उसके लिए मेरे तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं इस संबंध में हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो आप निश्चित ही इन बच्चों को कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। मैम, स्कूल फ्रॉम होम का हिस्सा होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सभी को ये वीडियो और टिप्स पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके सारे 10वीं कक्षा के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस भी आने वाले हैं। हमारे चैनल पे इंटरव्यू सीरीज़ भी आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप हमसे या मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। थैंक यू।